हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट में केतु की थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि केतु वृषभ लग्न के तीसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव में 4 नंबर राशि है वृषभ लग्न में, और 4 नंबर राशि मून की है, चंद्रदेव की है। और चंद्रदेव और केतु में बिटर एनिमिटी है। केतु इज नॉट कंसीडर्ड गुड इन 4 नंबर साइन। अब तीसरा घर जो है पराक्रम का है, संघर्ष का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है, एडवर्टाइजमेंट का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, भाग दौड़ का है, चिट चैट का है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का है, कम्युनिकेशन किसी भी तरह की ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का है, और हमारे छोटे भाई बहनों का है, और हमारी हॉबीज का भी है, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, सारी चीजें यहां से थर्ड हाउस से ही हमें मिलती हैं। राशि यहां पर 4 नंबर है। 4 नंबर राशि का संबंध हमारी इमोशन से है, हमारे माइंड से है। बड़ी डेलिकेट साइन है, एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का साइन है, पीसफुल इन्वायरमेंट का साइन है, और हैप्पीनेस का साइन है। अब हैप्पीनेस के साइन में एक मैलेफिक एनर्जी आ गई। यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि यहां इंसान का माइंड जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, इंसान की हैप्पीनेस में कमी आ जाएगी, और इमोशंस ड्राई अप हो जाएंगे। केतु एक बड़ी फायरी एनर्जी है, ब्लास्टिंग एनर्जी है। आपने कभी लावा देखा है? लावा, जो लावा निकलता है ना, दैट इज ए एनर्जी ऑफ केतु एंड मार्स। तो ये अग्नि का 100 टाइम्स और विकराल रूप है केतु, और एक वाटर साइन में आ गया। वाटर साइन भी बहुत ही डेलिकेट, full of emotions, full of delicacy, full of love, full of happiness, full of you can say calmness। अब उसमें एक फायरी एनर्जी आके बैठ गई, और वो भी मैलेफिक। तो ये इमोशनली ड्राई अप कर देगी इंसान को, उस नेटिव को। मतलब ही विल हैव लेस इमोशंस और नॉट वेरी वार्म इमोशंस। और मेंटल, क्योंकि माइंड का भी संबंध है इस साइन से, तो मेंटल स्ट्रेस पैदा कर देगी। अब ये आदमी एट हर्ट बड़ा सीक्रेटिव हो जाएगा। मतलब सीक्रेसी हम केतु से देखते हैं, और इमोशनली ये सीक्रेट हो जाएगा। ही विल नॉट लाइक टू टॉक वेरी मच, कम बात करेगा, सीक्रेटली बात करेगा, और लोगों को जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, वो इसकी कम रहेगी। विल नॉट बी ए पर्सन के टेलीफोन पे लगा हुआ है, नहीं, लिमिटेड बात करेगा, उतनी बात करेगा जितने रिक्वायर्ड है। अगर ऐसे आदमी सेल्स या मार्केटिंग की जॉब में आ जाए तो टोटली फ्लॉप हो जाते हैं। मेहनत नहीं करते ये लोग, क्योंकि केतु जिस हाउस में आता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको अलग करने की कोशिश करता है, डिप्राइव करने की कोशिश करता है। तो ये मेहनत का घर है, मेहनत करने नहीं देगा केतु, मेहनत से बचेगा आदमी। और जब मेहनत से बचेगा तो अपने प्रोफेशन में डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। भाग दौड़ से बचेगा, शॉर्ट ट्रैवल से बचेगा। यानी कि ये शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है, 50-100 किलोमीटर की ट्रैवल्स देखते हैं हम इस घर से। जैसे आदमी घर से ऑफिस जाता है कहीं काम करने, या फिर कहीं घूमता फिरता है अपने जॉब प्रोफाइल में, वो चीजें यहां से देखते हैं हम। तो यहाँ केतु बैठ गया तो वो ट्रैवल्स में आदमी का इंटरेस्ट नहीं होगा। ही विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग। ही विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। अब सेल्स मार्केटिंग की जॉब में क्या है, आपको भाग दौड़ चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आप में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो कि केतु ने पैदा कर दिया है आपके माइंड और इमोशंस में, आपको डिसइंटरेस्टेड बना दिया है, तो आप सक्सेसफुल होने में आपको दिक्कत आएगी।
आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो ऐसी होगी जिसको लोग थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत आएगी। आपने कोई लैंग्वेज जो भी लिखी है उस मेल को उन्हें 2 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके लेवल पे आने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यह आदमी अपने नेबर से या अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप ठीक नहीं रख सकता। वो एक सेपरेटिव एनर्जी रहेगी, अच्छी नहीं बनेगी उससे, अपने नेबर से, रिलेटिव से या छोटे भाई बहनों से। छोटे भाई बहनों का घर है। और दोस्तों, यहां पे आदमी अपने बिजनेस की एडवर्टाइज करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिजनेस को प्रमोट करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और आदमी मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, भागदौड़ करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये इंसान जो है, हाँ, अगर इसको कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भागदौड़ करनी पड़े तो करेगा, बातचीत करनी पड़े तो करेगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। और फिर यहां बैठा हुआ केतु 9th हाउस को भी देख रहा है, तो 9th हाउस भी तो एक्टिवेट होगा। हालांकि वहां राहु बैठा हुआ है, फिर भी केतु की एस्पेक्ट तो है ही वहां। अब यहां पर अगर स्पिरिचुअल कोई कनेक्शंस हैं, कोई एक्टिविटीज है, कोई एनजीओ के साथ आपकी एसोसिएशन है, किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ग्रुप के आप मेंबर्स हो, तो वहां ये खूब काम करेगा, वहां भागदौड़ भी करेगा, सुबह भी उठ जाएगा, तो सब मेहनत करेगा। बिकॉज केतु इज ए कारका ऑफ मोक्ष एंड स्पिरिचुअलिटी। अब रिलीजन से रिलेटेड जो भी काम करवा लो इससे, उसमें इसका पूरा इंटरेस्ट रहेगा। और यहां बैठा हुआ केतु देखेगा आपके विवाह स्थान को, 7वें घर को। 7वें घर से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम ही पैदा करेगा। 7वां घर हमारा विवाह का है, स्पाउस का है, वहां थोड़ा सेपरेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, हमें थोड़े दुख दर्द देगा, थोड़ी मिस बिहेवियर वगैरह एक दूसरे के साथ क्रिएट करके, और हमें कहीं ना कहीं एक अनहैप्पीनेस देगा वैवाहिक जीवन में। और फिर केतु की 7th एस्पेक्ट तो 9th हाउस पे पड़ेगी। 9th हाउस में राहु है, राहु के रहते हुए वहां केतु की ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि दोनों अलग एनर्जीज हैं। लेकिन अगर 9th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको जरूर डैमेज करेगा ये, और पर्टिकुलरली अगर कोई इसका एनिमी प्लैनेट बैठा हुआ है तो। और इसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो रहेगी 11th हाउस पे, जो हमारी इनकम का घर है। इनकम के घर में हालांकि 12 नंबर राशि है, 7 नंबर में भी हालांकि 8 नंबर राशि है जो केतु का एक्सॉल्टेड साइन है, और 12 नंबर तो केतु का अपना ही साइन है। लेकिन केतु की एक अपनी जो नेचर है उसके विपरीत तो नहीं जा सकता। अब केतु इज नॉट कंफर्टेबल इन 4 नंबर साइन, और केतु नेगेटिव इंपैक्ट ही करेगा इन दोनों हाउसेस को। यानी कि 12 नंबर साइन में जब ये देखेगा तो आपको नेटवर्क सर्कल में कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि यू विल नॉट ट्राई टू मैनेज योर नेटवर्क सर्कल फॉर योर यू कैन से डे टू डे लाइफ, फॉर मेंटेनिंग योर डे टू डे लाइफ। क्योंकि आप जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी काम में है, अगर आप अपने नेटवर्क सर्कल से कनेक्टेड नहीं है तो इट विल क्रिएट ए डेफिशिएंसी इन योर इनकम। आपकी इच्छाएं जो है वो बहुत ज्यादा पूरी नहीं होने देगा। आपकी जो 12 नंबर से हम इनकम देखते हैं, इनकम में भी ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम पैदा करेगा, यानी कि कभी नौकरी छूटेगी, कभी हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, या कभी हमारी इनकम कम रहेगी, कभी इस तरीके से। और 11 नंबर साइन से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, तो ये हमारी छोटी मोटी बीमारियों को भी एक्टिवेट करेगा। और 4 नंबर में अगर केतु बैठ जाए तो हमारी चेस्ट में या हमारे लंग्स में कुछ न कुछ विकार पैदा कर देता है। तीसरे घर से हम जो बीमारियां देखते हैं उन बीमारियों को भी एक्टिवेट करेगा। तीसरा घर हमारा थ्रोट का घर है, शोल्डर का है, हैंड्स का है, कॉलर बोन का है,
नेक का है, गले का है, गले में थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी केतु कर देता है कभी कभी, या हमारे शोल्डर्स में या हैंड्स में कोई ना कोई पेन वगैरह रहने लगता है, या गले से संबंधित कोई भी बीमारी दे देता है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड बीमारियों को भी एक्टिवेट करेगा और 11th हाउस से रिलेटेड भी करेगा, बिकॉज 11th हाउस भी छोटी मोटी बीमारियों का घर है, तो वहां से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ये पैदा करेगा। अब दोस्तों यहां ये देखना जरूरी है कि केतु की डिग्निटी कितनी है। अगर केतु बहुत ही कम डिग्री में है तो हम ये वीक रहेगा, या बहुत हाई डिग्री में है तब भी वीक रहेगा, तो कम प्रॉब्लम्स आएंगी। और फिर ये देखना जरूरी है केतु किस नक्षत्र में बैठा है। देखिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है देखने, किसी भी प्लेसमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने एक तो लगन का स्वामी देखना है, एक आपने डिस्पोजिटर देखना है केतु यानी कि चंद्र के घर में है तो चंद्र कहां बैठा हुआ है, तीसरा आपने नक्षत्र का लॉर्ड देखना है, जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। देखिए यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहां पर पुनर्वासु, उसका एक ही चरण है, चौथा चरण। पुनर्वासु में अगर नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो आप गुरु की प्लेसमेंट जरूर देखिए। गुरु की प्लेसमेंट से आपको 50% स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो ये बैठा हुआ केतु आपको अच्छे फल दे सकता है। अगर गुरु सपोज अपनी राशि में 11 नंबर साइन में बैठा है, या इसके साथ ही बैठा है 4 नंबर साइन में एक्सॉल्टेड होके, या गुरु की प्लेसमेंट किसी अच्छे हाउस में है, 5th हाउस में है, ट्राइन हाउस में है, 9वें घर में है, या अपनी ही राशि में 8वें घर में, तो गुरु के अच्छे रिजल्ट्स यहां एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। या लगन में ही है, या 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में अर्द्रा में नहीं होना चाहिए, बाकी किसी में भी हो। तो गुरु की प्लेसमेंट अगर खराब है, 6ठे घर में फंसा हुआ है, 12वें में फंसा हुआ है, हालांकि 9th हाउस में नीच का हो जाएगा गुरु, लेकिन फिर भी नीच का गुरु भी कुछ नहीं कहता। भाग्य का स्थान तो है, ट्राइन हाउस तो है, उसके फल तो देगा। तो गुरु अगर बहुत ही खराब पड़ा हुआ है तो फिर यहां पर आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु मारक प्लैनेट भी है इस चार्ट में, ये भी आपने देखना है। अब दूसरा इसका नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र शनि देव का है। नक्षत्र बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टफ है। इस पुष्य नक्षत्र के रिजल्ट्स जो है वो मिडिल लाइफ के बाद मिलते हैं, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र है। शनि हमेशा डिले करते ही है चीजों में। तो पुष्य नक्षत्र के अच्छे रिजल्ट्स हमें 42 साल के बाद देखने को मिलते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे जरूर देगा, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। शनि योग कारक प्लैनेट है टॉरस में, अगर अच्छा बैठा हुआ है और केतु भी पुष्य में है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम केतु। और शनि अगर नीच का आ गया, 8वें में आ गया, 6ठे में आ गया, या केतु के साथ 3रे में आ गया तो बहुत बुरे रिजल्ट्स देगा। उसके चारों चरण यहां मिलते हैं पुष्य नक्षत्र के। शनि और केतु का कंजंक्शन बहुत ही खराब कंजंक्शन माना जाता है, इसलिए केतु के साथ शनि कभी ना बैठे तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों तीसरा यह नक्षत्र मिलता है आश्लेषा नक्षत्र, जो बुध देव का है। उसके भी चारों चरण यहां मिलते हैं। अब आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, बहुत सीक्रेटिव नक्षत्र है। इसको हीलिंग वगैरह से भी हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि हीलिंग वगैरह में अच्छा नक्षत्र है ये, बट इट इज ए सीक्रेटिव नक्षत्र। और अब ये अगर आश्लेषा नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो फिर बुध देव की प्लेसमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो ये यहां बैठा हुआ केतु अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि केतु यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देगा।
देखो दोस्तों, नक्षत्र का लॉर्ड ही इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट को कि उसको किस तरह के रिजल्ट्स देने हैं, क्योंकि वो उसी के घर में बैठा हुआ है। नक्षत्र इज जस्ट लाइक ए हाउस इन विच केतु इज सिटिंग, और वो उस मकान का जो मालिक है, जो उस हाउस का कॉन्स्टलेशन का हेड है, लॉर्ड है, वही उससे रिजल्ट्स लेता है। वो अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स लेगा, बुरा बैठा हुआ है, ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही पीड़ित है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे और काफी एक्यूरेसी के नजदीक आप पहुंच जाओगे। इसमें अगर इसके 100% रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने हैं तो फिर आपको शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, चंद्र की अच्छी होनी चाहिए और नक्षत्र के लॉर्ड की अच्छी होनी चाहिए। और अगर तीनों में से एक की अच्छी है तो 33% अच्छे रिजल्ट्स समझ लो आपको मिलेंगे, दो की अच्छी है तो आप 65% समझ लीजिए अच्छे मिलेंगे, और तीनों अच्छे हैं तो 80% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 80-90%। 10-20% रिजल्ट्स तो केतु की अपने नेचर के भी तो हम लगाएंगे, या आप उसको 25-25% में डिवाइड कर लीजिए। देखो, इसकी कोई मापदंड तो है नहीं। अब हमें तो डिग्री भी अभी नहीं देखी है, डिग्री को भी हम कंसीडर करते हैं। तो आप 25, 50, 75 और 25% केतु की अपनी जो नेचर है, करेक्टरिस्टिक्स है, उसके भी आप लगा लो, वो खराबी है। यानी कि अगर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल जाए तो 75% समझो, नहीं तो ये रिजल्ट्स इधर उधर होंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए गुड प्लेसमेंट एट ऑल। 4 नंबर में केतु कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं रुकेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। ये डिस्कशन आपको कुछ न कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में जरूर देगी। If you are liking our videos, please try to subscribe our channel on Priority. This is a request. Or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care of yourself and your loved ones. And goodbye. Thank you.